वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं मैड फेट। दोस्तों आज इंट्रोडक्शन नहीं है क्योंकि ये मूवी कुछ अलग है। तो मूवी की शुरुआत में फैंग नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो एर्लिन नाम की एक लड़की की कब्र खोदकर उसे दफना रहा होता है। लेकिन तभी एर्लिन जिंदा होकर कब्र के बाहर आ जाती है क्योंकि वो असल में मर ही नहीं थी। यहाँ तो बस नाटक चल रहा था क्योंकि फैंग एक फॉर्च्यून टेलर है, यानी कि भविष्य देखने वाला। उसने एर्लिन का भविष्य देखा था जिसमें उसे पता चला कि आज रात एर्लिन मरने वाली है। इसीलिए उसने पहले एर्लिन को दफना दिया और वहां पर रिचुअल करने लगा ताकि अगर एर्लिन जैसे तैसे इस हालत में रात गुजार ले तो उसके भाग्य में जो मरने वाली बात लिखी थी वो टल जाएगी और भगवान को उस पर तरस आ जाएगा, इसलिए वो उसे छोड़ देंगे। दरअसल फैंग की दिमाग की हालत ठीक नहीं है और ऐसे ही वो लोगों को जब उनका भाग्य बताता है और अगर किसी के भाग्य में मौत दिखाई देती है तो वो ऐसे ही उन लोगों के साथ करता है ताकि उन्हें जो भी मुसीबत आए वो बच जाए। इसलिए एर्लिन को भी इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए वो ये रिचुअल कर रहा है। अब एर्लिन फैंग की बात सुनकर परेशान हो जाती है और काफी टाइम कब्र में रहने की वजह से उसका दम घुटने लगता है। वो फैंग से कहती है कि अगर मेरे भाग्य में मरना ना भी लिखा होगा ना तो भी मैं इस रिचुअल की वजह से मर जाऊंगी, और ये कहकर वो चली जाती है। इसलिए फैंग भी उसके पीछे जाता है ताकि आने वाली मुसीबत से वो उस लड़की को बचा पाए। दूसरी ओर मार्क नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक बिल्डिंग में आता है और वहां के सारे लोगों को वो एक मास्क लगाए हुए इंसान की फोटो दिखाते हुए कहता है ये एक हत्यारा है जिसने काफी लोगों की जान ली है। अगर किसी भी मास्क वाले इंसान पर शक हो तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें, और ये कहकर सारे लोग मान जाते हैं। दूसरी ओर हम जोस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बारिश से बचने के लिए न्यूज़पेपर अपने सर पर रखा होता है। तभी उसे न्यूज़पेपर में एक सर्विस देने वाली लड़की के बारे में पता चलता है जो कि असल में एर्लिन ही होती है। इसलिए वो सर्विस लेने के लिए उसके पास जाने के लिए निकलता है और जाने से पहले वो अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है, जिससे होता यह है कि ये बिल्कुल उसी तरह लगता है जिस तरह मार्क ने अभी थोड़ी देर पहले उन सभी को वो फोटो में मास्क वाला आदमी दिखाया था जिसने कई लोगों की जान भी ली है। यानी कि जोस ही वो हत्यारा है जो अब एर्लिन का शिकार करने जा रहा है। पता नहीं, देखते हैं। अब कुछ समय के बाद एर्लिन जैसे अपने घर का दरवाजा खोलती है तो जोस तुरंत उसके घर में घुस जाता है और उस पर हमला करके उसे वहीं बंदी बना लेता है। जिसके बाद वो अपने हथियार के कलेक्शन को निकालता है और अपने पसंदीदा हथियार से एर्लिन के शरीर पर कई वार करता है ताकि उसका खेल खत्म हो जाए। तभी घर पर पैट नाम का एक लड़का दस्तक देता है जो एर्लिन के लिए खाना लेकर आया था, पर घर के अंदर से एर्लिन के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वो एकदम घबरा जाता है। तभी भागते हुए वहां पर फैंग आता है जो तुरंत उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और जैसे दरवाजा टूटता है जोस फैंग पर हमला करके घर से भाग निकलता है। साथ ही एर्लिन भी अपना दम तोड़ चुकी थी। यानी कि फैंग की भविष्यवाणी सच साबित हुई, पर वो जरा भी एर्लिन को बचा नहीं पाया। तभी दिखाते हैं तो पैट की नजर एर्लिन की बॉडी पर पड़ती है और जमीन पर उसके खून को वो काफी अजीब तरह से देख रहा होता है, मानो उसने रंगोली के रंग देख लिया हो, और ये देखकर वो काफी खुश भी होता है। दरअसल पैट को बचपन से ही लोगों को चोट पहुंचाना और जानवरों की जान लेना बहुत अच्छा लगता था और ऐसे अजीब शौक की वजह से वो जेल की हवा भी खा चुका है। अब मास्क लगाया हुआ जोस जैसे बिल्डिंग से नीचे उतरता है पुलिस उसे देख लेती है और तुरंत उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन तभी जोस की रफ्तार कम नहीं होती, वो बिजली की तरह वहां से भाग निकलता है और एक होटल के बाथरूम में आकर अपना कपड़े वगैरह बदल लेता है जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं होता। अब एर्लिन के मरने की खबर मिलने के बाद मार्क और बाकी पुलिस वाले फैंग और पैट को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। फिर पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन पैट को ये धमकाते हुए छोड़ दिया जाता है कि अगर हमने तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत कहीं देखा या मिला तो हम सीधा तुम्हें अंदर भेज देंगे, क्योंकि तुम वैसे भी कई बार बिल्लियों को बहुत घिनौने तरीके से जान लेने की कोशिश में अंदर जा चुके हो। अब जैसे पैट वहां से जाने वाला होता है फैंग उसका भविष्य देखने की कोशिश करता है क्योंकि खून को देखकर उसका पागलपन फैंग को काफी अजीब लगा। तो भविष्य देखकर उसे पता चलता है कि पैट आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। इसलिए फैंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पैट तो गुस्से में चला जाता है। अब रात को पैट सिर्फ एर्लिन के बारे में ही सोच रहा होता है जिससे उसके अंदर किसी की जान लेने की इच्छा होने लग जाती है। तभी उसे सड़क पर एक बिल्ली दिखाई देती है। बस फिर क्या था, निकाल लेता है वो अपना चाकू और निकल जाता है उसे मारने। उसके माता पिता उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कहाँ सुनता है उनकी वो, और जैसे ही वो बिल्ली को मारने वाला होता है, बिल्ली की अच्छी किस्मत तो देखो, वो उसके चंगुल से भाग जाती है। तभी वहां से गुजरते हुए फैंग पैट को देख लेता है और इस बार वो उसे अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब फैंग पैट को अपने घर लाकर उसका भविष्य उसे अच्छे से दिखाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो, जिससे पता चलता है कि पैट आगे चलकर किसी जानवर के ही नहीं बल्कि इंसान के भी खून करेगा। और ये सुनकर तो पैट भी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो तो बस मजे के लिए किसी जानवर की जान लेना चाहता है, पर अब वो काफी सोचता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे सजा के लिए जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वो फैंग से कहता है कि क्या तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो जिससे मैं किसी की जान ना लूं।
फैंग कहता है कि मैं दावे से तो नहीं कह सकता पर कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर पल मेरे साथ रहना होगा। साथ ही आग और लाल चीजों से दूर रहना होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें तुम्हारे अंदर किसी की जान लेने के लिए इच्छा को बढ़ाएंगे। इसके बाद वो पैट के साथ एक रिचुअल करने कब्रिस्तान में आता है, लेकिन उसके हिसाब से आज का मौसम रिचुअल के लिए ठीक नहीं होता और वो दोबारा घर आ जाते हैं। अब अगले दिन जब फैंग और पैट कब्रिस्तान आते हैं तो उन्हें वहां पर लैंडस्लाइड होता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से काफी कब्र भी टूट चुकी होती हैं और उन्हीं में फैंग की गर्लफ्रेंड की कब्र भी होती है, जिसने खुद की जान ले ली थी। क्योंकि एक बार हुआ ये था कि उसका और फैंग का झगड़ा हो गया था, जिससे फैंग ने उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया, लेकिन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी गर्लफ्रेंड ने जान दे दी। तभी से फैंग के दिमाग पर इतना बुरा असर हो गया कि कभी कभी तो वो पागलों की तरह हो जाता है। अब फैंग को वहां देखकर उसकी गर्लफ्रेंड के माता पिता उससे ही मारने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी के मरने का जिम्मेदार फैंग को ही मानते हैं। लेकिन फैंग बेचारा खुद वहां सदमे में होता है, इसलिए आसपास के लोग उसको आकर संभालते हैं। अब फैंग गुस्से में पैट से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ही नहीं बचा पाया तो मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा। ये सुनकर पैट को भी गुस्सा आता है कि इसने अभी तक मुझे बेवकूफ बनाया, और गुस्से में वो सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाता है, जिससे फैंग के वो सारे फूल टूट जाते हैं जिन्हें उसने अपनी गर्लफ्रेंड की याद में लगाए थे। वो जैसे तैसे एक फूल को बचाते हुए उसे पानी देकर दोबारा ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फूल भी मुरझा कर गिर जाता है। ये देखकर फैंग खुद से कहता है कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं बचा पाया, लेकिन पैट को ठीक करके ही रहूंगा ताकि वो कभी कोई अपराध न कर पाए। अब फैंग पैट के पास आता है, जो कि एर्लिन के कमरे में उसकी खून को स्मेल करके काफी खुश हो रहा होता है, जैसे कि वो कोई बहुत बढ़िया परफ्यूम हो। लेकिन फैंग उसे घसीटते हुए उस कमरे से बाहर निकालता है और एक दूसरे कमरे में लाकर उससे कहता है कि आज से तुम और मैं यहीं रहेंगे। मैं वो हर कोशिश करूंगा जिससे तुम किसी की जान लेने से रुक जाओ। इतना कहकर वो उसके हाथों से पिंजरों में कैद सारी चिड़िया को उड़ा देता है, ताकि इस वजह से भगवान भी पैट का साथ दे दे और उसे नॉर्मल इंसान बनने में उसकी मदद करे। लेकिन अगली ही रात उन्हें वो सारी चिड़िया मरी हुई सड़क पर दिखाई देती है। ये देखकर तो फैंग घबरा ही जाता है कि शायद भगवान भी पैट की मदद नहीं करना चाहते। तभी एक चिड़िया जो बेचारी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, उसे बिल्ली उठाकर लेकर जाती है और ये देखकर पैट चाकू लिए बिल्ली को मारने निकल पड़ता है। तभी वहां से गुजरते हुए मार्क की नजर पैट पर पड़ती है और उसके हाथ में चाकू देखकर वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी मौका देखकर पैट मार्क पर ही हमला करने की सोचता है, क्योंकि उसने ही उसे जेल में डलवाया था और आज वो इसका बदला लेकर अपना हिसाब पूरा कर लेगा। लेकिन सही समय पर फैंग वहां आकर उसे रोक लेता है और घर लाकर उसे बुद्धा का कोई मंत्र सिखाता है ताकि उसके मन को थोड़ी शांति मिले। अब अगले दिन दिखाते हैं तो फैंग पैट के साथ बुजुर्ग लोगों के लिए फ्री खाना बांटने का एक प्रोग्राम रखता है, ताकि इससे पैट उन बुजुर्ग लोगों से कुछ ब्लेसिंग ले सके। तभी वहां पर जोस आता है, जो कि यहाँ के बाथरूम से अपने हथियारों का कलेक्शन लेने आया था, जिसे उसने उस दिन पुलिस से बचाने के लिए यहीं पर छुपा दिया था। लेकिन जोस से पहले पैट उस बाथरूम में चला जाता है, जिससे वो कलेक्शन मिल जाता है। उनमें से एक चाकू पर अब भी एर्लिन का खून लगा होता है। बस फिर क्या था, उसको देखकर उसके अंदर किसी की जान लेने की इच्छा और बढ़ जाती है, इसलिए वो कलेक्शन को वहीं छुपा देता है ताकि बाद में वो इससे किसी की जान ले पाए। इधर होटल के बाहर पैट के पिता और बहन फैंग को समझाने आते हैं कि तुम नहीं जानते पैट कैसा इंसान है, वो कभी नहीं सुधर सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, इससे पहले कि वो तुम्हारा ही कांड न कर दे कोई। लेकिन फैंग उनसे कहता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पैट को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन जैसे ही रात को होटल बंद होता है, पैट हथियार का कलेक्शन लिए अपने घर की ओर निकलता है, इसीलिए जोस भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है ताकि वो उससे अपना कलेक्शन ले पाए। अब रात को फैंग और पैट अपनी पड़ोसी बैनी के घर पर जाते हैं, जहां फैंग उसका भविष्य देखता है, क्योंकि बैनी फैंग से ये पता करना चाहती थी कि वो कभी लॉटरी जीतेगी या फिर नहीं। इस पर फैंग कहता है कि मैंने तुम्हारा भविष्य देखा, मेरे ख्याल से तुम्हें लॉटरी तो नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि जैसे तुम्हारे पास पैसे आएंगे तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। अब ये सुनकर बैनी भी परेशान हो जाती है कि मेरी किस्मत में अमीर होना लिखा ही नहीं है क्या। तब उसे ऐसे परेशान और उदास देखकर पैट को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत आसान शिकार है और यहीं से मैं अपने सीरियल किलर की मस्त करियर की शुरुआत कर सकता हूँ। लेकिन जब फैंग पैट को ऐसी हालत में देखता है तो वो उसे शांत करवाकर तुरंत बैनी के घर से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही दोनों घर आ जाते हैं, वहाँ जोस आकर उन दोनों पर हमला कर देता है और अपना कलेक्शन लेकर वहाँ से भागने लगता है। पैट भी उसके पीछे जाता है, लेकिन जब उसे रोकने के लिए वहाँ पर फैंग आता है तो गलती से पैट उसे एक गाड़ी से उड़ा देता है, जिससे फैंग को काफी चोटें आती है। इसलिए पैट तुरंत उसका हॉस्पिटल में इलाज करवाता है और ठीक होने के बाद फैंग दोबारा से पैट को कमरे में बंद करके रिचुअल करने की कोशिश करता है ताकि पैट के अंदर से हमेशा किसी की जान लेने की इच्छा निकल जाए। दूसरी ओर बैनी जब अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी उसे जोस दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत मार्क को फोन करके जोस के बारे में बता देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो मुझे या किसी और को न मार दे। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम था कि जोस ने उसे ही चुन लिया है। बैनी जैसे अपने घर आती है, जोस उस पर हमला कर देता है, लेकिन बैनी इतनी कमजोर भी नहीं थी, वो भी एक शोपीस उठाकर उसके
गले में घुसा देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। और जैसे मार्क वहां पर आता है, वो सीधे जोस को शूट कर देता है, क्योंकि वो बैनी के गले में चाकू मारने वाला था। इधर फैंग पैट को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लेकर आता है, क्योंकि अब इसे बढ़िया कहें या फिर पागलपन, पर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी दूसरे इंसान की आत्मा पैट के अंदर डाल दे तो इससे पैट के अंदर से किसी को मारने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब ये सुनकर पैट उसे कहता है कि तुम सच में एक पागल इंसान हो, अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पर फैंग उसकी एक ना सुनकर उसे वहीं पर बांध देता है, जिसके बाद वो चाकू से पैट के माथे पर कट लगा देता है ताकि आत्मा अच्छे से अंदर जा पाए। पर तभी वहां पर जोस की बॉडी को लाकर रख दिया जाता है, क्योंकि वो मर चुका था। पर इस चीज को देखकर फैंग को अजीब अजीब हॉलुसिनेशन होने लग जाते हैं कि शायद जोस की आत्मा पैट के अंदर ना आ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो इससे तो पैट की इच्छा लोगों को मारने की और बढ़ जाएगी। पर पैट के लिए ये सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर होती हैं, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। आगे दिखाते हैं तो बैनी भी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है, जहां उसके हाथ में विनर वाला लॉटरी कार्ड होता है, यानी कि जैसा फैंग ने कहा था वैसा ही हुआ, पैसा आते ही बैनी की जान चली गई। दूसरी ओर पैट को आगे बढ़ते हुए मार्क दिखाई देता है, इसलिए वो चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। तभी उसे जमीन पर गिरे पानी में एक चींटी बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखती है, पर वो जितनी भी बार कोशिश करती है, हर बार आसमान से बारिश की बूंदें उसे पानी में वापस गिरा देती है, जिससे वो चींटी तड़पने लगती है। और ये देखकर पैट को अब थोड़ा समझ में आता है कि किसी को जिंदा रखना या फिर उसकी जान लेने का सिर्फ भगवान के पास ही हक है। वो जिसको चाहे जिंदा रखें, जिसको चाहे मार दें, सब कुछ उनके हाथों में है, इसलिए मैं कौन होता हूँ जान लेने वाला। तभी वहां पर फैंग आकर मार्क को पत्थरों से मारना शुरू कर देता है और उसे एक जगह ले जाकर बांध देता है, जिसके बाद वो चाकू से उस पर वार करने लगता है। और उसकी ऐसी हरकत को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका दिमागी संतुलन अब पहले से कई गुना ज्यादा बिगड़ चुका है, और पैट को रोकते रोकते उसके अंदर ही किसी को मारने की इच्छा जाग चुकी है। अब ये देखकर पैट हैरान हो जाता है। वो जैसे तैसे उसे रोककर कहता है कि तुम तो सभी को उनका भाग्य बताते हो ना, आज मैं तुम्हें तुम्हारा भाग्य बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करके मुझे तो किसी की जान लेने से रोक लोगे, लेकिन खुद को पूरी तरह से पागल होने से नहीं रोक पाओगे। मैं जानता हूं तुम ये सब होश में नहीं कर रहे हो, इसलिए अपने आप को संभालो। जिसके बाद वो पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लेता है ताकि वो मार्क को यहाँ से ले जा पाए। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पैट फैंग से मिलने हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि फैंग को यहाँ पर एडमिट किया गया है। और अब पैट तो बिल्कुल सुधर चुका है, इसलिए वो अक्सर फैंग से मिलने यहाँ पर आया करता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो पैट आज जेल के अंदर होता। इसके बाद वो अपने घर के लिए निकलता है, जहां रास्ते में उसको एक बिल्ली दिखाई देती है, इसलिए वो उसे ब्लेसिंग देकर चला जाता है, जो चीज देखकर मार्क भी बड़ा खुश होता है कि आखिर फैंग ने पैट को ठीक कर ही दिया। और इसी इमोशनल मैसेज के साथ ये सीन होता है खत्म। मिलते हैं दोस्तों ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।